गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला मदनी क्लिनिक लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार फिर हाजिर हैं। और इसमें हम सुनते हैं डॉक्टर साहिबान से मुख्तलिफ अमराज के हवाले से मालूमात, उसके कुछ इलाज और उसकी कुछ एहतियातें, और कुछ रूहानी इलाज भी सुनते हैं, कुछ घरेलू इलाज भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए सबसे पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इंसानों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो ये मदनी क्लिनिक जो सिलसिला है, ये भी इसी नीयत के पेश नज़र जो है, इसी मदनी सोच के पेश नज़र कि इंसानों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में जो है बेशुमार हमें एहतियातें अमराज के हवाले से मालूमात हासिल होती हैं, जो कि हमें मालूमात होनी भी चाहिए और ज़रूरी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज जो सिलसिले का जो मौजू है वो है दिल के हवाले से, दिल का दौरा, हार्ट अटैक। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो है डॉक्टर साहब से इसकी कुछ वजूहात, इसके कुछ जो भी मामलात होते हैं, इसकी कुछ एहतियातें, कुछ इलाज के हवाले से मदनी फूल, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ रूहानी इलाज और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ घरेलू इलाज भी सुनेंगे। सबसे पहले जो है मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारी तसनीफ़ घरेलू इलाज। इसमें जो है आपने एक बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज जो है तहरीर फरमाया है। तो हम इससे इब्तिदा करते हैं कि आप फरमाते हैं कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए कि अगर कोई शख्स रोज़ाना किसी भी वक्त जो है एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ और इसको दम करना है, एक सेब पर सूरह यासीन शरीफ दम कर ली जाए और किसी भी वक्त जो है दम करके इसको खा लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से ये खाने वाला शख्स जो है कभी भी जो है दिल के अमराज में मुब्तला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है कुरान पाक के इस फैज़ान से भी माला माल फरमाए। आइए अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं कि हमें इस हवाले से क्या आज मदनी फूल अता फरमाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो सिलसिले का मौजू हमने चुना है वो हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम जुज़ दिल, उसके हवाले से चुना है, और एक बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा होती है, हार्ट अटैक, उसके हवाले से आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम कुछ अर्ज़ करेंगे। दिल बेसिकली हमारे जो इंसानी जिस्म है इसका वो उज़ू है जो कि दूसरे उज़ुओं के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग यानी सख्त काम करने वाला हिस्सा है, जो कि डबल 12 घंटे आपके जिस्म के अंदर काम करता रहता है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि दिल डबल 12 घंटे आपके जिस्म को खून की सप्लाई यानी खून की गर्दिश जो है उसको बरकरार रखने में मदद देता है, और साथ साथ जो गैर ज़रूरी
चीजें होती हैं आपके खून में शामिल, उसकी सफाई भी करता है। अगर खुदा ना खास्ता इंसान के किसी जिस्म का कोई उज़ू अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी जो जिंदगी की मामूलात हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन दिल एक ऐसा उज़ू है कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये आपको मोहलत भी नहीं दे पाता, ऐसी कैफियत होती है। एक स्टडी जो हमारी नजर से गुजरी है कि कमोबेश 50% से जायद के करीब जो दिल के अटैक्स होते हैं उनमें वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता है। 50%, एक बहुत बड़ी तादाद होती है। ये एक स्टडी सामने आई है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी चीजों पे गौर करते हैं तो दिल की अहमियत इससे भी आप वाज़े तौर पे समझ सकते हैं कि ये तकरीबन एक सारे दिन के अंदर जो डबल 12 घंटे के अंदर अगर हम गौर करें तो ये लगातार पंप करता रहता है। और इसकी पंपिंग का अंदाजा यूं कर सकते हैं आप कि ये कमोबेश 1 लाख से जायद मर्तबा दिल धड़कता है डबल 12 घंटे के अंदर इंसान के अंदर। और जिस अंदाज में इसमें पंपिंग होती है, खून की सप्लाई होती है, अगर उसको एक आम चीज में आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अगर जो डबल 12 घंटे के अंदर हम इसको लेते हैं तो इतनी पंपिंग के अंदर एक आम जो घर में टंकी होती है समझ लें वो भर सकती है, इतनी पंपिंग करता है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाजा कर लें कि इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल बन गया है, खाने पीने का, उठने बैठने का, रहने सहने का, उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, शामिल हो गई हैं, तो वो दिल की जो कैफियत होती है या दिल के जो मामलात होते हैं उस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज करती है। मिसाल के तौर पे हमारी खुराक से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें होती हैं जो दिल पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट कर रही होती है। तो इसलिए दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जिंदगी को चलाने में एक तरह का एक पावर स्टेशन है। अगर इस पावर स्टेशन में कोई नुक्स पैदा हो जाता है तो आपकी तमाम लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, ये जो आज हमने जो टॉपिक चुना है हार्ट अटैक, उसका चुनने की वजह भी हमारी यही है कि हार्ट अटैक की जो रिसेंट रिसर्च है नंबर 1 किलर है जी। मतलब ये जितनी भी अमवात होती हैं किसी भी वजह से हो रही होती हैं उसमें नंबर 1 कॉज जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल सही। अब ये हार्ट अटैक जो होता है बहुत सारी दीगर बीमारियों की वजह से भी हो रहा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर भी होता है, ब्लड शुगर भी डिस्टर्ब हो रही होती है, इन सब की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हार्ट अटैक हो रहा होता है। जी बिल्कुल। अभी दिल के हवाले से जैसे आपने भी बयान फरमाया कि दिल की धड़कन वगैरह का किस तरीके से हो रहा होता है, तो डॉक्टर साहब ये जो दिल की धड़कन हो रही होती है, जो आप जैसे भी बयान फरमा रहे थे, पंपिंग जो हमें महसूस हो रही होती है, यही दिल की धड़कन होती है? जी बिल्कुल। ये बेसिकली दिल एक, अगर हम गौर करें तो दिल एक, आप अगर हम मुट्ठी बना रहे हैं, एक पट्ठों का एक मजमुआ कह लें आप, खुसूसी किस्म का अगर मसल होता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें मतलब एक अलग ही मसल्स होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी यानी लचक बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो है आपका उसका अगर साइज पे गौर करें, साइज बहुत छोटा है उसका, लेकिन एक मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है कमोबेश। दिल का कमोबेश एक मुट्ठी के बराबर साइज होता है। और उसमें से जो आपके 4 वॉल्व्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं जी, उसके अंदर से आपकी सप्लाई आती है, यानी कि जो आपके जिस्म के अंदर खून शामिल हो रहा है पूरे जिस्म से खून आता है। हाँ। फिर ये साफ खून जो है पूरे जिस्म की तरफ दिल के थ्रू ही जा रहा है। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि एक हिस्से से आपका वो खून कलेक्ट कर रहा है, यानी कि आपका जो खराब खून है सीधे साइड की जगह, सीधे साइड से उसको कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है, और वहीं से उसकी प्यूरिफिकेशन सफाई करके वो फिर पूरी बॉडी के अंदर आपको सप्लाई कर रहा होता है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री भी समझ सकते हैं कि आपकी ब्लड सप्लाई के लिए साफ खून, गंदा खून ये पूरे जिस्म में से कलेक्ट कर लेता है जी। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून जो होता है आम फहम उसमें, तो ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहा होता है। अब जैसे कोई भी फैक्टर हो गया, कोई चीज
दिल के अंदर कोई बीमारी हो गई, जैसे वेसल की डिजीज हो गई या इटसेल्फ मसल की कोई बीमारी हो गई, तो धड़कन वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे इंसान की जिंदगी पे क्या असर आ रहा है? देखिए, इसमें यकीनन बहुत ज्यादा, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को दिल का आर्जा होता है और अगर कोई डॉक्टर उसको बोले कि आपको दिल का आर्जा हो गया, चाहे बहुत छोटा सा आर्जा हो गया, अगर दिल की कहीं इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती है तो वो सबसे पहले साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है आदमी के नफ्सियात की तौर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये भी तो कंसेप्ट होता है ना कि दिल घबरा रहा है, दिल बेचैन हो रहा है, धड़कन स्लो, तो ये क्या सब दिल से रिलेटेड ही है? देखें, दिल घबरा रहा है और धड़कन, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, हाई हो रही है, लो हो रही है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया जो होता है, ये देखें ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, तो ये तो हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी, एक आम धड़कन कम हुई हुई है, घबराहट हो रही है, समझ नहीं पाता है पेशेंट ना उमूमी तौर पे इस चीज को। इसको अगर जैसे ये दिल घबरा रहा है, घबराने से मतलब ये है कि आम फहम में इसको हम अपनी जबान में कहेंगे पैल्पिटेशन जो है ना, बेसिकली वो होती है घबराना। लेकिन जो मरीज हमारे पास आ रहे होते हैं उनमें अक्सरियत ऐसी होती है जो घबराने का माने जरा डिफरेंट लेते हैं। सही, एक्चुअल जो घबराना पेशेंट होता है ना वो डिफरेंट होता है बिल्कुल, कि उसके अंदर आदमी के जो है ना हाथ पैर शल होते हैं, कैफियत उसकी अजीब सी होती है, जाहिरी तौर पे नजर आ रहा होता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। और उसको बाज़ औक़ात ये भी कैफियत होती है कि उसका ब्लड प्रेशर अगर मॉनिटर करते हैं तो वो भी काफी डाउन नीचे की तरफ मिल रहा होता है आपको। जो हार्ट रेट आप पल्स के जरिए देख रहे होते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है ना फ्लक्चुएशंस मिल रही होती हैं आपको, मिस बीट्स भी मिल रही होती हैं कि एक रिदम के साथ आपका दिल धड़क रहा होता है, लेकिन उस रिदम में भी फर्क आ जाता है। डॉक्टर साहब, इसको इस तरह यूं कर लेते हैं कि जैसे नॉर्मल पेशेंट है, 25 साल या 30 साल का जो पेशेंट है, अगर वो इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको दिल में धड़कन थोड़ी कम हो रही है या घबराहट वगैरह महसूस हो रही है, तो इसको बोला जा सकता है कि इनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या दिल से रिलेटेड कोई चीज है, या नॉर्मल इनकी डायनेमिक्स जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है? देखिए, जहां तक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो उसकी अपनी अलामात हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। बाज़ औक़ात फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि ऐसा लग रहा होता है मरीज को कि शायद खुदा न खास्ता को हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फाइंडिंग्स वगैरह देखते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह अगर करवा के चेक करते हैं तो वो नॉर्मल लग रही होती है। नॉर्मली जो इसकी जो फाइंडिंग्स होती है, मरीज जो कंप्लेन करता है ज्यादातर, एक तो जैसे आपने फरमाया घबराहट की कंप्लेन होती है कि घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। सही। और दूसरा उसमें पसीने बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, मतलब इतने पसीने, एक तो पसीना आम रूटीन में आ रहा है, इतने पसीने आ रहे होते हैं कि वो जाहिरी नजर आता ही, जिसको कहते हैं कि भीग जाता है आदमी। सही। इतने शदीद पसीने आ रहे होते हैं। तो अब ये दूसरी कंडीशंस में भी आते हैं इस किस्म के पसीने। ये अब डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो डायग्नोज कर लें, रूल आउट कर लें कि वो तकलीफ तो नहीं है, दूसरी तकलीफ तो नहीं है। दूसरा, इनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट माने रखती है। एज जो है वो बहुत माने रखती है, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री में ये मिलता है कि वो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको बहुत कीनली देखना पड़ रहा होता है, बहुत डीपली जाके देखना पड़ रहा होता है, खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक इशू तो नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही होती है तो उसमें भी आपको ये चेक करना पड़ता है कि उसको रूल आउट करना पड़ रहा होता है। इसी तरह अगर आपको दूसरी कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह भी अगर आपको इस तरह डिस्टर्ब मिल रहा होता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी कोई होती है उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्बेंस की, तो वो भी आपको, फिर दूसरा आपको स्मोकर की अगर हिस्ट्री मिलती है, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उसके भी बहुत ज्यादा आपको चांसेस मिलते हैं। इन सारी, मतलब ये आप कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद फिर एक मखसूस डायग्नोस पे यानी तशखीस की तरफ पहुंचते हैं। मतलब ये कि जो हार्ट अटैक इटसेल्फ है, खुद बजाते खुद हार्ट अटैक, एक तो ये अलामत है, यानी बहुत सारी बीमारियां होंगी, उनका एंड स्टेज बोल सकते हैं इसको। एंड स्टेज ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल हाई, उनसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें होंगी, तभी तो 3VD 2VD वेसल ब्लॉक हो रही होगी। बिल्कुल, ये उनसे आप रिलेटेड कह सकते हैं उनको। इसी तरह अगर बीमारियां नहीं हैं, जो एक गलत आदतें पड़ी हुई हैं, जैसे स्मोकर्स हैं, सही, उसमें भी बहुत बड़ा एक चांस बन जाता है इस चीज का। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, बाद ऐसे पेशेंट भी नजर आते हैं कि उनको कोई स्मोकर भी नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव भी नहीं है, डायबिटिक भी नहीं है, लेकिन सडनली हार्ट अटैक हुआ है। अब जब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये चीज मिलती है कि फैमिली में ये हिस्ट्री मिली है कि इस किस्म की प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर बेहतर ये है कि अपना प्रॉपरली इसका चेकअप करवा लिया जाए, और बिलखुसूस वो लोग जिनके खानदान के अंदर ये हिस्ट्री मिलती है तो इस चीज पे बड़ा कीनली
नजर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का जो एक मेन सिम्टम है वो होता है चेस्ट पेन। जी, सीने में दर्द हो रहा है। अब ये सीने में दर्द तो बहुत सारी वजूहात से भी हो रहा होता है। अमूमन हॉस्पिटल के अंदर जो रात में अमूमी जो तौर पे जो हम लोग मरीज देख रहे होते हैं तो इसी कंप्लेन से आ रहे होते हैं, चेस्ट पेन। तो वो एज भी ज्यादा होती है। अब चेस्ट पेन मुमकिन है कि आपके पेट की वजह से भी, गैस की वजह से भी, और ये सीने के अंदर जो मसल्स होते हैं, पट्टों का दर्द भी हो जाता है। तो अब जैसे आम व्यूवर्स हैं, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, उनको जैसे समझने के लिए चेस्ट पेन को किस हद तक हम रूल आउट कर लें, चेस्ट पेन को किस हद तक हम सीरियस लें, कि जैसी पेन हो वैसी डॉक्टर से रब्ता किया जाए, और फिर जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये कुछ चीजें हैं, टेस्ट जरूरी, ऐसे डिस्टर्ब हों तो फिर मजीद फॉलोअप जैसे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की तरफ हम जाएं। तो इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब चेस्ट पेन को हम किस तरीके से लें? देखें, इसमें अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो वो अव्वल तो हर चेस्ट पेन को सीरियस लेना चाहिए, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। बिलखुसूस अबाव 40 इयर्स या 50 इयर्स के करीब आते हैं तो वो आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए उसको, कि इस एज के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इस चीज की तरफ जाने के। अगर आपके साथ साथ कोई ऐसी बीमारी भी कोमोर्बिड लगा हुआ है, जैसे हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक पेशेंट है, ऐसी कोई बीमारी साथ लगी हुई है, फिर भी आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए इसके ऊपर। एक यंग आदमी है, 13-14 साल, 15 साल, 16 साल का, 20 साल की उम्र, टीनेजर जिसको आप कहते हैं, उसको अगर चेस्ट पेन होगा एज कंपेयर टू 40 इयर्स 50 इयर्स के, तो दोनों में फर्क होगा। सही, दोनों की प्रेजेंटेशन में फर्क होगा। तो 50 इयर्स वाला ज्यादा खतरे में होता है तो उसको यंग एज के हिसाब से। यंग एज में ये नहीं कह सकते कि यंग एज में नहीं होता। अब किसी जमाने में ये चीजें होती थी कि नहीं होते थे, लेकिन अब तो रिपोर्ट होती हैं ये चीजें कि यंग एज के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एहतियात बहरहाल हर एज में करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा खतरा जो है आदमी को वो 40-50 साल की उम्र के बाद जो है वो बहुत ज्यादा खतरा। चेस्ट पेन जब भी हो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक चीज का और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चेस्ट पेन की वजह से प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब, अस्पताल के अंदर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं अमूमी तो रात इसी कंप्लेन से आ रहे होते हैं, सीने में दर्द, सीने में दर्द। बिल्कुल, हर कोई इसको बोल देता है। लेकिन ऐसे मरीज भी डॉक्टर साहब आपने देखे होंगे जो बेसिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ आपके साथ आ रहे होते हैं। ये तो रूल आउट कर डॉक्टर ही करेगा ना। प्रॉब्लम उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। सही है कि उसको गैस का दर्द हो रहा है, वो बकौल उसके गैस का दर्द हो रहा है, या मैदे में तकलीफ हो रही है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सही। तो उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब वो चीज होती है तो ये चीज नोट कर लें कि वो किस स्टेज पे है। सही। मैंने वही अर्ज किया था कि अगर 40 और 50 के दरमियान कहीं है या 50 से अबाव जा रहा है तो उसको तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज भी आपकी तवज्जो अच्छी दिलाई आपने, कि जो शुगर के मरीज हैं उनको तो चेस्ट पेन का इंतजार करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, उनको तो साइलेंट एमआई हो रहा होता है, उनको चेस्ट पेन नहीं आती लेकिन उनको अटैक हो चुका होता है। लेकिन इस हवाले डॉक्टर साहब एक कॉल है, वो कॉल ले लेते हैं जी, कॉल सुन लेते हैं। कॉल सुना दीजिए। नासिर महमूद तंजवाल अटक। ये शुगर का मसला है, शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, इसका कोई इलाज अनायत फरमा दे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जैसे ये शुगर के एक पेशेंट है, इन्होंने भी कॉल की है। अब जैसे आम कंसेप्ट ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी रिस्क हुआ होता है। अब जैसे जब आपको डायबिटिक डायग्नोस हो रही होती है, उसके एक्सपेक्टेड टाइम ये होता है कमोबेश 10 साल बाद आप रिस्क पे आ जाते हैं टू डेवलप द एमआई। तो अब ये वो पेशेंट जो डायबिटिक है, जैसे उन्होंने बताया शुगर इनकी हाई होती है, तो शुगर के हवाले से क्या अभी मतलब फूल आप देंगे? देखें, जैसे इस टाइम पे की कॉल आई है कि इनका शुगर हाई रहता है, अब इन्होंने हाई को कंट्रोल करने के लिए क्या डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात तो ये कि हाई कितना होता है, आम फैम में हर कोई हाई बोल देता है। देखें, एक नॉर्मल लिमिट, एक नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो बढ़ावा ही मिलेगा। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो डे बाय डे बढ़ेगा। सही है। एक जो हमारे यहाँ नॉर्मल लिमिट है, स्टैंडर्ड आता है, वो तकरीबन जो शुगर का लेवल आता है नाश्ते के बाद का, वो 120 से 180 के दरमियान। सही। थोड़ी सी 10-15 की फ्लक्चुएशन होती है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है ना वो 120 से लेके 180 के दरमियान आता है नाश्ते के बाद, खाने के बाद। और खाने से पहले यानी खाली पेट के अंदर वो तकरीबन आता है 70-80 से लेके 120 के दरमियान। इसमें भी 5-10 की फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो अगर वो 180 को क्रॉस कर रहा है या 200 को क्रॉस कर रहा है तो शुगर आपका बढ़ा हुआ है। सही। ये इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी का अगर शुगर बढ़ा हुआ हो तो वो परेशान, इसमें अगर टेस्ट करवाएगी जी 210 शुगर आ गया उसको शुगर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि हो सकता है उसने कोई खाने में ऐसी चीज ली हो,
हो सकता है खाने में, खुराक में कोई ऐसा मीठा हो, या खाने का टाइमिंग जो उसकी डाइजेशन का है वो पूरा नहीं हो पाया हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको रूल आउट जरूर करवाना चाहिए। दूसरी शुगर यानी फास्टिंग शुगर, डॉक्टर साहब इसका मतलब है कंट्रोल हमें करके रख लेनी चाहिए, वरना शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक के सिम्टम या अलामतें बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत साहब। ये अब जैसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक का चेस्ट पेन हो गया, हॉस्पिटल चले गए, अब जो हॉस्पिटल जाने के बाद बड़ी कंफ्यूजन हो रही होती है कि ईसीजी पहला होता है, डॉक्टर बता देता है, कुछ टेस्ट हो रहे होते हैं। अभी वहां जाके पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि जैसे हम लोग को कौन कौन सी चीजें अंडर कंसिडरेशन रखनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, कि हमें पता हो कि ये पेशेंट हमारा कार्डिक साइड पे जा रहा है, या चेस्ट पेन कार्डिक की वजह से, या पेट की वजह से, या किसी और वजह से। देखिए, ये तो डेफिनेटली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बेसिकली गाइड करता है। सही। वो अपने इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री वगैरह करके, जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह है, दिल की पट्टी जो निकालता है वो ईसीजी, बिल्कुल ईसीजी वगैरह, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो आपको गाइड करेगा कि ये बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, इसको चेस्ट की वजह से आ रहा है, या स्टमक या मैदे की वजह से आ रहा है, या हार्ट की वजह से आ रहा है, किसी एक वजह से उसको वो प्रॉब्लम आ रहा है। ये डॉक्टर साहब आपको गाइड कर पाएंगे, हम खुद से, पेशेंट खुद से इसको नहीं डिफाइन कर। डॉक्टर साहब बोल देते हैं आपकी ईसीजी में कोई चेंजेस आ गए हैं, ईसीजी में कोई तब्दीली आ गई है, तो एज पेशेंट की साइड पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, फिर वो डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि उमूमी तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा कभी कभी लाइटली लेते हैं, क्योंकि सिम्टम फ्री होते हैं ना, वो सब वक्ती तौर पे तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब ने कोई टैबलेट वगैरह दी, उससे रिलीज हो गया, जाती है सपोर्टिव, रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद आपको बोल दिया, अब वो जब आप रिलीज हो जाते हैं तो टिल जब तक उसका सेकेंड फेस नहीं आता है, जब तक आप रिलैक्स रहते हैं। सही है। तो आप उसको डॉक्टर को फॉलो नहीं करते। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, सब नहीं, काफी लोग हैं जो बेचारे अच्छा फॉलो भी करते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते भी हैं, प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप भी करवाते हैं और ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी होती है जो इसको बहुत लाइटली लेती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो जब भी आप ऐसी कोई कंप्लेन आती है अपने डॉक्टर से, डॉक्टर्स अगर आपको गाइड करते हैं तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, और जहां जहां वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपको करवाना। अगर किसी को चेस्ट पेन हो गई, कंप्लेन आ गई, डॉक्टर हॉस्पिटल गए, वहाँ ईसीजी के अंदर भी तब्दीली आ गया, डॉक्टर साहब ने अगर रिकमेंड कर दिया कि ऑब्जर्वेशन में रहें, तो 72 घंटे तक हम ईसीजी में चेंजेस आने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब तक कि ये ईसीजी चेंजेस और ये वो डॉक्टर। स्टैंडर्ड तो यही है, स्टैंडर्ड तो यही है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहें आप, वो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, लोग रुकते नहीं है, जल्दी चले जाते हैं, बाज गलतफहमी की बुनियाद पे चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो अमूमी तौर पे ये बोलते हैं हॉस्पिटल में लेटे हुए, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, वो ड्रिप लगी हुई है, कोई आके चेक भी नहीं कर रहा होता, ये क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन का मसला है ना, ट्रीटमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि हमने देखना है, कर देना, पेशेंट इसीलिए नहीं रुक रहा होता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना। ऑब्जर्व क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व ये कर रहे होते हैं कि इनको जो प्रॉब्लम आई है, जो मसला हो रहा है इनके साथ दरपेश, वो किस हद तक ग्रोइंग कर रहा है। इसमें ये भी हो रहा होता है ना, सुबह जैसे सुबह के टाइम पे नर्स आ रही होती है, वो आपका ब्लड प्रेशर भी नोट कर रही होती है, आपका आरबीएस शुगर वगैरह भी नोट हो रहा होता है, जरूरी लैब टेस्ट भी जा रहे होते हैं, तो यही तो ऑब्जर्वेशन हो रही होता है कि आपका हार्ट रेट कहाँ जा रहा है, ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, शुगर कहाँ जा रही है, तो यही ऑब्जर्वेशन, यही ऑब्जर्वेशन होती है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो आप उस वक्त कैफियत होती है उस हिसाब से वो इलाज कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई ऐसी अलामत मिल जाती है जिससे वो 100% श्योर हो जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और इसमें ख्याल ये करना चाहिए कि कभी भी इस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने कहा है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो यकीनन। डॉक्टर साहब इसी हवाले से एक कॉलर भी हैं, उनकी कॉल सुन लेते हैं। कॉल सुना दीजिए मदीना। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, अपना सदर, मेरा नाम अर्शद महमूद। उनके असल में दिल की प्रॉब्लम है, और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, इसके लिए कोई नुस्खा बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी वो दिल की धड़कन बरकरार रहे। सही, इंशाअल्लाह। दूसरी कॉल भी दे दीजिए। उकाड़ा से बोल रहा हूँ, सैयद महमूद अली। डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा लाहौर चेक करा के, उन्होंने कहा कि आपका दिल कमजोर हो गया, ये दवाई खाएं 2 महीना। तो कोई क्या नाम है, ये डॉक्टर साहब बता दें कोई और इलाज, पढ़ाई का इलाज या कोई दवाई बता दें। सही। डॉक्टर साहब ये 2 कॉलर हैं मदनी चैनल के नाजरीन, अगर किसी को भी दिल के हवाले से मालूमात लेनी है, हार्ट अटैक के हवाले से, मदनी चैनल के जो मौजूदा नंबर है इस पर कॉल करके रब्ता भी कर सकते हैं।
मजीद मालूमात के लिए। डॉक्टर साहब ये कॉलर हैं, एक जो है इनका हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे, दिल की धड़कन कम होना, दिल की धड़कन ज्यादा होना, अब ये जो हार्ट रेट इनका ज्यादा हाई आ रहा है। देखिए, इसमें इनका हार्ट रेट ज्यादा आ रहा है तो बात वही आती है कि वर्कअप बेसिकली जरूरी है, कि तफ्तीश करना बड़ा जरूरी है कि ये बेसिकली वजह क्या है हार्ट रेट की। अब वो जो इनके जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यकीनन वर्कअप किया होगा, ईसीजी वगैरह करवाई होगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाज़ औक़ात पेशेंट को खुद फीलिंग्स होती हैं इस चीज़ की, सही है, कि उनका दिल की धड़कन तेज चल रही होती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली उसको चेक कर रहे होते हैं तो वो कमोबेश नॉर्मल लिमिट के आगे पीछे ही कहीं चल रही होती है, या इतनी तेज होती है कि वो इनसिग्निफिकेंट जिसको कह सकते हैं कि वो दिल की धड़कन तेज हुई है तो उसका मतलब इसका रिलेशन है टू ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की वजह से भी तेज हो सकती है। पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है। पॉसिबल जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर दिल की धड़कन तेज हो तो उसमें ब्लड प्रेशर की इन्वॉल्वमेंट हो। लो ब्लड प्रेशर में भी है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उसको दिल की धड़कन तेज ही होगी, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक वजह है, यही वजह नहीं है। सही, ये आसान से इसका जवाब बनता है। अच्छा, दूसरा जो है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा मशहूर टॉपिक है, दिल की कमजोरी। अभी दिल की कमजोरी, वाकई में दिल कमजोर होता है या दिल की कोई अलामतें ऐसी होती है? देखें, दिल की मजबूत करने की भी कोई दवा मौजूद है क्या? दिल में अब सवाल यही है कि दिल की कमजोरी से क्या मुराद है। हाँ, ये आम कंसेप्ट है, आज क्लियर करना इंपॉर्टेंट सा बात है कि दिल की कमजोरी बेसिकली है क्या। देखिए, अगर दिल की कमजोरी से मुराद उनका ये है कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हुआ है, तब तो वो यकीनन इनको भेजेंगे नहीं। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है दिल के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉपरली, जैसे अभी आपने कहा कि दिल की धड़कन सही नहीं आ रही है, ठीक है, मिस बीट्स हैं, यानी कि जो आपकी रिदम है, जो दिल धड़कने का है, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, कम ज्यादा हो रही है। दिल की कमजोरी तो जो मैं तो यूं समझ रहा हूं कि जैसे कि जिसको हार्ट अटैक हो गया, एक दफा एमआई हो गया, एंजियोग्राफी हो गई या एंजियोप्लास्टी भी हो गई, अब उसके बाद जो दिल के फंक्शन यानी पंप करने की सलाहियत है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं, वो नॉर्मली 45 या 50 हो रहा होता है कमोबेश। तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब भी आपके हार्ट अटैक के बाद हो रहा होता है, तो यानी दिल कमजोर होगा आपका हार्ट अटैक होने के बाद ही, इससे पहले दिल की कमजोरी मुमकिन नहीं है। देखें, अनलेस एंड अनटिल कोई कार्डियोमायोपैथी वगैरह ना हो। मैं वही अर्ज कर रहा था कि देखें, इसमें वही अर्ज है कि अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो इट डजंट मीन कि दिल में कमजोरी नहीं है, कोई और डिजीज भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। जैसे आपने एक डिजीज का, एक बीमारी का नाम भी लिया है, इस तरह दूसरी तकलीफें भी होती हैं जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। आम फहम में मरीजों को समझाने के लिए जुमला कह दिया जाता है कि आपका दिल कमजोर हो। सही है, ठीक है। अब वो दिल में कमजोरी क्या है, मरीज को ये पूछ लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या दिल का वाल्व का कोई मसला है, कोई शरियान का मसला है, या दिल का साइज बड़ा हो गया है, या दिल की धड़कन जो है वो रिदम में नहीं है, सही नहीं आ रही। दिल का साइज बढ़ाना भी पूरा अपना इटसेल्फ वो भी पूरा टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है बड़ा, और उसमें केसेस ऐसे काफी रिपोर्टेड हैं, ऐसे केसेस, मतलब ये जो जिन चीजों का हमने अभी तस्करा किया 4-5-6 डिजीज का, ये बड़ी कॉमनली मिलती हैं। और इसमें अगर हमें डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा इसमें फाइट करें, क्योंकि इस वक्त ये करंटली जो है काम भी कर रहे हैं कार्डियक के अंदर, तो ये अगर हमें इसके ऊपर मजीद थोड़ा बता दें कि इसमें जो दिल में कमजोरी होती है और इसमें किस किस्म के पेशेंट आपके पास इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। अमूमन जो दिल की कमजोरी का तस्करा किया जाता है और मरीजों को बताया जाता है, तो वो उनके इजेक्शन फ्रैक्शन को ही बताया जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसा है कि दिल की एक सलाहियत होती है खास अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है बॉडी में पंप करने की, अगर वो अमाउंट कम हो जाती है, इसका मतलब है कि बॉडी उस खास अमाउंट को मतलब रिसीव नहीं कर रही है, और रिसीव ना करने की वजह से सबसे बड़ी चीज आएगी कि पेशेंट को कमजोरी लायक होगी, जो भी काम वो करना चाहेगा उसके अंदर वो कमजोरी महसूस करेगा कि उसकी परफ्यूजन इतनी अच्छी नहीं है। सही, जहाँ परफ्यूजन अच्छी नहीं होगी वहाँ ऑक्सीजनेशन और रिमूवल और एनर्जी कम हो जाएगी। अब यह है कि दिल की कमजोरी की एक नहीं बहुत सारी वजूहात होती है। सही, हार्ट अटैक की वजह से भी दिल की कमजोरी लायक हो सकती है, अगर वाल्व बंद हो जाए उसके अंदर भी दिल की कमजोरी लायक होती है, अगर वाल्व ढीले पड़ जाएंगे उससे दिल की कमजोरी लायक हो जाएगी, दिल मोटा हो जाए, या फिर कुछ सिस्टेमिक डिजीजेज है जो कि दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देगा। इसके अंदर एक सिस्टेमिक डिजीज के अंदर है हाइपरटेंशन और डायबिटीज।
ये कार्डियोमायोपैथी वगैरह, कार्डियोमायोपैथी भी उसके अंदर भी आ जाता है। अब जैसे खलील भाई के पास अपने पास है जैसे दिल की कमजोरी का कोई घरेलू इलाज, इसमें खलील भाई के पास जाने से पहले थोड़ा सा मैं बंदी चैनल के नाज़रीन के लिए थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि इजेक्शन फ्रैक्शन की बात की है और उसकी जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है और बंदे में थोड़ा सा लागरपना आ जाता है। ये इस तरह बंदी चैनल के नाज़रीन आप समझें कि खून जो बेसिकली हमारे जिस्म से जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में के जरिए जो है वो खून में ताकत आती है और वो जो खून की पंपिंग जो आपके तमाम बॉडी के अंदर ताकत पहुंचाने का जो सिलसिला है वो दिल के जरिए होता है। अब वो खून आपके दिल में जाएगा और आपकी बॉडी के हिस्से में जब पहुंचेगा तो उसका एक सिलसिला होगा, एक टाइम होगा, उस अमाउंट में वो चीज चाहिए होती है खून की। लेकिन जब दिल कमजोर हो जाता है उस अमाउंट के साथ वो प्रेशर उसके साथ वो खून नहीं सप्लाई कर पाता, जिसकी वजह से ये कमजोरी होती है जो डॉक्टर साहब ने बात की अभी। उसको मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये बात की। जी खलील भाई, इसके हवाले से खलील भाई बताएंगे दिल मजबूत करने का नुस्खा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये अर्ज कर दूं कि एक जो कॉल थी इसमें ये फरमाया गया कि दिल की धड़कन जो है ये बढ़ जाती है जी। तो इसका मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने बहुत ही प्यारा इलाज, रूहानी इलाज अपने रिसाले बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 35 पर तहरीर फरमाया। वो क्या है? सूरह यासीन शरीफ की आयत सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, बहुत ही मशहूर आयत है। इसको 101 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ या किसी से पढ़वा कर किसी खाने या पीने की चीज़ पर दम करके खा या पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा मिलेगी। और इसकी मुद्दत जो है जब तक आपका ये मामला ठीक ना हो जाए तो रोज़ाना ये अमल कर लिया जाए। इसी तरह से एक और रूहानी इलाज दिल के हवाले से वो ये है, इसे आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर भी देख सकेंगे कि दिल की हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर कम से कम 7 बार ये अमल हमने पढ़ना है, करना है। हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर कम से कम 7 बार, ज्यादा बार की कोई कैद नहीं। या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी। तर्जमा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और मेरे दिल को क़ुव्वत अता फरमा। पढ़िए, जब कभी दिल में तकलीफ उठे उस वक्त भी अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इफ़ाक़ा यानी कमी होगी। गैर मरीज़ भी हर नमाज के बाद ये अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल के अमराज से महफूज रहेगा। ये 2 रूहानी इलाज अर्ज़ किए। इसी तरह शुरू में एक रूहानी इलाज अर्ज़ किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी दिल के अमराज ना हो तो इसके साथ जहाँ दीगर एहतियातें और जो मामलात हैं उसका ख्याल करते हुए रूहानी इलाज अगर आप करना चाहें तो वो ये है कि एक सेब पर रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ किसी भी वक्त दम कर लें और फिर उसे जो है नहार मुँह यानी खाली पेट सुबह खा लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी दिल के अमराज में मुब्तला नहीं होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो डॉक्टर साहब इसी हवाले से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम कर लेते हैं कि जैसे अमूमी तौर पे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ईसीजी में चेंजेस अगर आ गए, तब्दीली आ गई, फाइंडिंग मिल गई, उसके बाद एक मशहूर बोलते हैं कि एंजियोग्राफी होगी, फिर एंजियोप्लास्टी होगी। तो ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इनसे सुन लेते हैं ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो चेस्ट पेन को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। जो दिल की वजह से चेस्ट पेन हो रहा होता है वो ज्यादातर ऐसा होता है जैसे कि सीने पे कोई भारी हो रहा है, सही, या किसी ने रस्सी बांध कर जो है वो बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दी, वजन आ रहा है, वजन आ रहा है। इसके अलावा यूं आम फहम जबान में ये भी समझ सकते हैं कि किसी ने 100 किलो का वजन डाल दिया, मरीज ऐसा महसूस करेगा। अब अगर ये दर्द आराम करने से खत्म हो जाता है तो वो एंजाइना की कंडीशन में है, मगर आराम करने से नहीं खत्म होता। आराम करने से मुराद ये कि अगर वो चलते फिरते हैं और वो दर्द के अंदर इजाफा होता है तो फिर जो है वो हार्ट अटैक वाली कंडीशन के अंदर है। अक्सर लोगों को जो होता है वो दर्द उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे जबड़े की तरफ। ये जो
मैदे का दर्द होता है, गैस का दर्द भी होता है, वो भी इसके बाद जो चलने फिरने के बाद परसिस्टेंट होता है, वो भी खत्म नहीं होता? जो मैदे का दर्द होता है वो चलने फिरने के बाद उस तरह से नहीं बढ़ता है जिस तरह दिल का दर्द बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से। मैदे के दर्द वाले मरीज के साथ अक्सर जो है वो दूसरे मसाइल भी शामिल होते हैं कि उनको जो है खट्टी डकारें, तेजाबियत और ये मामलात भी होते रहते हैं, मगर ये मामला दिल वाले मरीजों के साथ कम होते हैं। सही। अगर ये मामला है कि एक मरीज है जो कि दिल का मरीज भी है, साथ साथ उसको मतलब मैदे का भी मर्ज है, तो इसके लिए एंजाइना इक्विवेलेंट हो सकता है ये। सही। कि वो एपिगैस्ट्रिक पेन उसके इक्विवेलेंट एंजाइना सही कहा जा सकता है। तो सब ये चेस्ट पेन हो गई। अब चेस्ट पेन के बाद अगर एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोप्लास्टी क्या है, इनमें क्या फर्क है? देखिए, मरीज पहली बार जो वो लोग जो कि पहली मर्तबा जिनको दिल का दौरा होता है तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि क्या है, वो बस तबीयत खराब है, घबराहट हो रही है, तबीयत खराब है, घबराहट हो रही है। इसके अंदर वो अपना एक खुसूसी टाइम होता है, गोल्डन आवर जिसे हम कहते हैं, सही। वो जाया कर देते हैं। मगर जो आदमी सरवाइव कर जाते हैं अपने फर्स्ट हार्ट अटैक को, तो उनको ये सारे मामला तब पता हो जाते हैं, तो उनको दूसरे हार्ट अटैक के अंदर इतनी कुछ ज्यादा मतलब कि परेशानी। पहली दफा हॉस्पिटल गए, चेस्ट पेन हुआ, आप किसी ने बोल दिया एंजियोग्राफी होगी आपकी, तो इसको क्या समझा जाए? एंजियोग्राफी जो उर्फन यही मतलब समझा जाए कि जो दिल की नसें होती हैं जो कि खून दिल को खुद सप्लाई कर रही होती है, एनर्जाइज ब्लड कह दें, यानी दिल की भी अपनी पावर सप्लाई ना, खून की सप्लाई मौजूद है, वो जो दिल को खुद सप्लाई कर रही होती है। अक्सर और बेशतर मरीजों के अंदर वेसल्स में तंगी आ जाती है। सही। मगर यही वेसल्स की तंगी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। सही। पेशेंट के अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी होगी तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से अगर वो नसें दब जाती हैं तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके अंदर तंगी बहुत सारी होती है, खासतौर पर ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मगर उनको कोई ऐसी अलामत महसूस नहीं होती तो है। आपका कहने का मतलब ये एंजियोग्राफी जो भी है, जो जिनको फाइंडिंग मिल जाती है, ये बेसिकली प्रोसीजर है टू टेस्ट के खून की सप्लाई दिल को कैसी आ रही है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है, एंजियो का मतलब होता है वेसल और ग्राफी का मतलब होता है देखना। ठीक है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक टेस्ट है, उसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो दिल की शरियानें जो कि दिल को खुद ब्लड सप्लाई कर रही है, इसके अंदर आया कोई तंगी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, तंगी से मुराद क्या चीज है? कि खून की वो नाली बंद हुई हुई है या ब्लॉक हुई हुई है? जी, खून की जो नाली है उसका एक खास डायमीटर होता है। सही है। सही है। वहां पे अक्सर चर्बी के जमने की वजह से आम फहम जबान में वो नाली छोटी होती जाती है, तो वहां से खून गुजर नहीं रहा होता। सही। अगर ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये एंजियोग्राफी में हमें पता चल जाएगा। ये एंजियोग्राफी में पता चल जाएगा। एक ये पता चलेगा, दूसरा ये उसकी लोकेशन पता चलेगी। अच्छा, एंजियोग्राफी के बाद हम वुमेन हॉस्पिटल में मतलब ये आप डिसीजन इनके ऊपर, पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि एंजियोप्लास्टी किस तरह कब करनी है, डिसीजन कब लेना है? डॉक्टर साहब, इस हवाले से एंजियोप्लास्टी में क्या करना चाहिए? देखें, अगर ऐसी सिचुएशन में है कि उसको एंजियोप्लास्टी की नीड है और कंसल्टेंट जो है उसको एडवाइस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि एंजियोग्राफी में आपको 2VD 3VD आ चुका है, यानी 2 खून की नालियां, 3 की नालियां, खून की नालियां बंद हैं, अब एंजियोप्लास्टी करनी है। अब इसमें अमूमन पेशेंट की साइड के, अटेंडेंट की साइड पे टाइम लिया जा रहा होता है कि कब करें, डिसीजन तो आपके हाथ में होता है। देखिए, इसमें आसान सा तरीका ये होता है कि आजकल जो एंजियोग्राफी की जाती है उसकी बाकायदा जो है ना वो बनती है, CD आ जाती है, सीडीज बनती हैं और बाकायदा पेशेंट्स को दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और वो सीडीज पेशेंट खुद से ले जाके कहीं और ओपिनियन भी दे सकता है। सेकंड ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। वो सेकंड ओपिनियन ले ले। अगर 2 ओपिनियन एक जैसे आते हैं तो फिर उस पर अमल भी कर लेना। एंजियोप्लास्टी पे चले जाएं। डॉक्टर साहब, अभी इस पे से इन्होंने एक बात बोली थी कि गोल्डन आवर, ये डॉक्टर साहब इधर गोल्डन आवर जरा अच्छा क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ एक वक्त होता है जिसके ऊपर जो आपको हीमोलाइसिस के लिए फायदेमंद हो रहा होता, तो ये क्या गोल्डन आवर क्या है? देखिए, गोल्डन आवर ये है कि जब जिस मरीज को जब सिम्टम होता है तब से लेकर 1 घंटा गोल्डन आवर। सही। और मजीद जो है आप 4 से 6 घंटे लगा लें, अगर उस दौरान वो मरीज अस्पताल पहुंच जाता है, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। सही। ठीक है। अब चूंकि नस ब्लॉक हुई हुई होती है, उसके ब्लॉक होने की वजह से खून पहुंच नहीं रहा होता, तो कुछ दवाएं होती है जो बंद शरियानों को खोल देती हैं।
सही। जितनी जल्दी शरियानें खुल जाएंगी उतना डैमेज कम होगा, उतना डैमेज दिल को कम होगा। अब तो ये है कि अब इमरजेंसी पीसीआई भी साथ साथ हो रही है। अब कुछ नए गाइडलाइंस के हिसाब से इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं, की जा सकती है। सही। डॉक्टर साहब इसी हवाले से कुछ कॉल्स हैं, कोई कॉल ले लेते हैं, कॉल सुना दीजिए। जनाब अली, मेरी वालदा की उम्र 40 साल है और उन्हें किसी भी किस्म के शोर से, किसी भी किस्म के खाने से दिल की धड़कन फौरी तेज हो जाती है। बराए करम मुझे इस मर्ज के बारे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए इंशाअल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। मोहम्मद आसिफ अत्तारी बाउल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। असल में ऐसा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो अक्सर बढ़ा हुआ रहता है। मैं अक्सर चेक करवाता रहता हूँ तो 200 से अबाव ही आता है। इसी तरह एलडीएल भी अमूमन ज़्यादा ही होता है। इस दफ़ा भी एलडीएल जो 170 और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 232 आया था। तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई इलाज तजवीज़ फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरत। एक और कॉल दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि किसी की सिगरेट की आदत को छुड़वाया जा सकता है? प्लीज बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब ये कॉलर है, 40 साल की उम्र है, इनकी दिल की धड़कन यानी घबराहट हो रही है या दिल की धड़कन बढ़ रही है, शोर वगैरह से, खाने का भी इन्होंने खाने की भी बात की है। अब इसमें दो चीजें हैं कि अगर खाने से दिल की धड़कन बढ़ रही है तो कैसे अंदाजा हो रहा है कि दिल की धड़कन बढ़ रही, क्या ये चेक कर रहे हैं उसको, और किस हद तक बढ़ रही है। एक आम कोई भी अगर आप बॉडी हमारा काम कर रही होती है एक्स्ट्रा, तो हमारा दिल को भी यकीनन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होता है। यानी कि आप छोटा सा तजुर्बा करके देख लेंगे, जब आप वॉक करते हैं, चहलकदमी करेंगे, तेज थोड़ा चलेंगे तो आपको दिल की धड़कन तेज ही मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि उसी हिसाब से वो दिल की धड़कन भी पंपिंग कर रहा होता है, रिक्वायरमेंट कर रहा होता है। तो जब आप खुराक ले रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो दिल की धड़कन में इजाफा हो ही जाता है। अब किस हद तक जाती है ये एक दूसरा सवाल आता है, ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक जाती है, खुद से काउंट। एक से सिम्टम होते होंगे, घबराहट हो रही है, ये उसको भी ये लोग बोलते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ रही है। हाँ, उसमें ये पॉसिबिलिटी देखें, फिर बात वही आती है कि अगर फूड रिलेटेड चीज आती है तो हम स्टमक को नहीं भूलना चाहिए हमें। हाँ पे तो उन्होंने बोला है ना, आवाज से भी होती है। हाँ, अब वो दूसरा इशू है, एंग्जाइटी में भी हो सकता है कि आदमी, मतलब ये है कि कोई किसी ऐसी प्रेशर में और ज़हनी दबाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेदे का इशू हो सकता है, जैसे खाने से रिलेटेड आपने बताया कि खाने से ताल्लुक है उनका, वो खाना खाते हैं तो दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है। ये एक नॉर्मल चीज भी होती है, लेकिन इसको जरूर रूल आउट करवा लेना चाहिए एज 40 ईयर से। तीसरी चीज जो है फीमेल, सही, हेमोग्लोबिन को भी जरूर देखना चाहिए। हाँ, उमूमी तौर पे जो है ना, हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये कि खून की कमी को भी मद्देनजर रख लेना चाहिए कि खून की कमी तो नहीं है उनके अंदर, बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी, क्योंकि उसमें वर्किंग ज्यादा करनी पड़ जाती है, खून ऑलरेडी कम होता है, वैसे ही पंपिंग स्पीड में जाना, पल्पिटेशन आ जाती है। तो ये सारी चीजें अपने करीबी डॉक्टर से आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो दो कॉलर्स हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जो हैं सिगरेट स्मोकिंग वाले। अच्छा, दूसरा जो इसका, ये तो बेसिकली आदत के बारे में उन्होंने पूछा। अब आदत का इलाज तो नहीं होता कोई, आदत तो छुड़वाई जाती है। ये छोड़ी भी जा सकती है इंशाल्लाह। इसको कोलेस्ट्रॉल पे लेके, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बड़ा सिंपल सा आसान सा फार्मूला है कि आप अपनी चिकनाहट कतई तौर पे बंद कर दें किसी भी किस्म। डॉक्टर साहब, पेट का कुफले मदीना लगा लें, मदीना काम। अगर पेट का कुफले मदीने का रिसाला ये पढ़ लेते हैं और उसके अंदर जो मेरे सुन्नत ने जो मन्नी फूल दिए हैं उस पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसके ऊपर काफी हद तक फायदा होगा। और साथ साथ इस पे जो वर्जिश, एक्सरसाइज वगैरह जो है, एक्सरसाइज जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, अपने डॉक्टर से मशवरा करके, वो एक बहुत हल्की सी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप कर सकते हैं। खाली अगर चहलकदमी भी कर लेंगे, 40-45 मिनट रोजाना चहलकदमी भी कर लेंगे तो उससे भी इनको काफी हद तक फायदा हो सकता है। तो सब ये कॉलर थे, पूछना चाह रहे थे क्या स्मोकिंग खत्म कर सकते, ये पूछना चाह रहे थे। देखिए, बिल्कुल खत्म हो सकती है, तो बिल्कुल विल पावर पे होता है आदमी की, अपनी जो पावर होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें विल पावर कितना है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि अमूमन जो किसी भी किस्म की नशावर चीज ले रहे होते हैं ना, वो इसके नॉर्मल जो है ना विड्रॉल होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को घबराहट हो रही होती है, अचानक से रोक रहे होते हैं
तो कुछ सिम्टम ऐसे आ रहे होते हैं कि लिखता है कि तलब हो रही होती है। इसकी तलब को दौरानिया ना टोटल कोई 72 घंटे या 3 दिन या 4 दिन तक होते हैं। इसके बाद बॉडी अपने फिजियोलॉजी यानी वापस अपने नॉर्मल उसके ऊपर आना शुरू हो रही होती है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक अगर आप इसको विड्रॉ करके रखेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट थोड़ी लेके रखेंगे अपने डॉक्टर से मशवरा करके, तो ये आसानी आप छोड़ सकते हैं, भले ये सिगरेट हो या कोई और नशा। बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। बात वहीं आती है कि आपके अंदर विल पावर कितनी है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप इसको इजीली, जैसे आपने 2-3 तरीके बताए उस तरीके से आराम से छोड़ा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। खलील भाई के पास कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कुछ इलाज है जी? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो इलाज अर्ज किया जा रहा है हार्ट अटैक से बचने का घरेलू इलाज, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे जो है दिल की घबराहट के हवाले से भी फ़ायदा होगा। जिन मरीज़ों को बेचैनी की कैफियत होती है, गैस के हवाले से शिकायत होती है या बीपी हाई होता है, इसी तरह से दिल के वॉल बंद होते हैं या जैसे और भी दिल के हवाले से अटैक वगैरह के जो असबाब होते हैं उससे ये बचाता है। तो ये जो शानदे की सूरत में आपको घरेलू इलाज इंशाअल्लाह ज़वजल बयान किया जाएगा, तवज्जो के साथ इसे समाअत फरमाएं। इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 दार चीनी, ये आमतौर से घरों में इस्तेमाल होती है, सालन वगैरह में या बिरयानी में आप इसे देखेंगे दार चीनी। तो इसकी जो मिकदार हमने लेनी है, इसकी मिकदार 3 ग्राम दारचीनी। और नंबर 2 दूसरी चीज़ जो है, ये भी बहुत से लोग इसे जानते हैं, इसे अजवाइन कहा जाता है। अजवाइन, इसकी मिकदार भी जो है 3 ग्राम, छोटे छोटे ये दाने होते हैं अजवाइन, 3 ग्राम। और तीसरी जो चीज़ है वो है गुले गुड़हल। गुले गुड़हल, ये फूल हैं छोटे छोटे, और गुड़हल के ये फूल कहलाते हैं गुले गुड़हल। तो इसकी मिकदार जो है इससे डबल लेनी है कि 6 ग्राम। दीगर दोनों चीज़ें जो हमने अर्ज़ की, दारचीनी और अजवाइन जो है ये 3-3 ग्राम, और गुले गुड़हल ये 6 ग्राम। अब इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि तमाम दवाएं 1 गिलास पानी में उबाल लें, जब 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें, सुबह शाम 2 वक्त। इसके जो फ़वाइद होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि ये जोशांदा जो है दिल की घबराहट, बेचैनी, गैस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खून के गाढ़ेपन में फ़ायदेमंद है। बिलखुसूस हार्ट अटैक से हिफाजत करता और दिल के बंद वाल और शरियानों को खोलता है। तो ये बहुत ही मुख्तसर सा घरेलू इलाज है। अपने तबीब के मशवरे से जो है इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो जब तक आपकी ये कैफियत है आप इसको ताहुसूल शिफा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुख्तसर और आसान इलाज है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे चलकर मज़ीद जो है दिल की, जैसे कमज़ोरी की अभी बात हो रही थी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल की क़ुव्वत के हवाले से कि जब एक दफ़ा अटैक हो जाता है तो दिल के अंदर कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, इसमें एक सवाल डॉक्टर साहब से मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपके पास इमरजेंसी में जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के साथ आते हैं, तो ऐसा कोई मेजरमेंट्स, कोई ऐसा तरीका जिसमें यह है कि, क्योंकि देखें हर किसी को नहीं पता चल पाता ना कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। अगर सपोज किसी को एक आइडिया हो, उसको सस्पेक्ट ये कर रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो घर में ऐसा क्या मेजरमेंट करें टिल जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है या एम्बुलेंस आती है, तो वो क्या प्रिकॉशन, क्या एहतियात उसको करनी चाहिए उसके अंदर कि वो टाइम पीरियड अपना गेन कर सके? देखिए, सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि जल्द से जल्द अपने तबीब के पास या कार्डियोलॉजी सेंटर में पहुंचा जाए। ठीक है। अगर उन्हें ये यकीन हो जाता है या उनका गालिब गुमान आता है कि ये दिल का दौरा ही है, तो एस्पिरिन की गोलियां होती हैं वो जो है वो खा सकता है। सही, लेकिन इनको करना ये चाहिए कि ये पहले से अपने डॉक्टर से मशवरा करके कितने डोज की कितनी है वो लेके रख लेने चाहिए। और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, मेरा तो मशवरा यही होगा कि ये पहले से अपने डॉक्टर से मशवरा करके सपोर्टिव मैनेजमेंट की ड्रग्स होती हैंगी वो एहतियाती जो है, जो पाकिस्तान में सेंटर्स हैं वो इस चीज की अच्छी खासी अवेयरनेस देते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, जो हो चुका है ना, जिनको नहीं हुआ
वो उनका तो गालिब गुमान आना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि आया कि हार्ट अब लेकिन वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, एज भी हाई है, दे आर ऑन द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक के ऊपर, तो इनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी ओपिनियन ले लेनी चाहिए एहतियाती तौर पे। नहीं, बिल्कुल ओपिनियन बिल्कुल ले लेनी चाहिए, हर लिहाज से उनको ओपिनियन लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक दफ़ा खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो उसको कोशिश ही करनी चाहिए कि जो डॉक्टर उसको फॉलो कर रहा है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो लाइफ स्टाइल, अगला कैसे गुजारना। हम आ जाते हैं कि अब तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक, शुगर भी है हाई, ब्लड प्रेशर भी हाई है और लिपिड प्रोफाइल यानी चर्बी भी खून के अंदर हाई है। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया और एंजियोग्राफी भी हो गई, एंजियोप्लास्टी भी हो गई। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि ये अपने ना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं ना अपनी चीज, ये शुगर ब्लड प्रेशर जो अंडरलाइन कॉज होता है वो इधर शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो वो वैसा ही होता है। री अटैक जो भी हो रहा होता है, दोबारा सेकंड हार्ट अटैक भी हो रहा होता है, ओपन हार्ट सर्जरी पे भी जा रहे होते हैं। तो एक दफा हार्ट अटैक हो जाने के बाद क्या क्या सिम्टम आ जाते हैं जिस्म के अंदर जो इनको बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए। देखिए इनको हो गया हार्ट, अगर खुदा ना खास्ते किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो जो उनके मालिज हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उनसे अपना प्रिकॉशंस, एहतियातें वगैरह जो है ना पूरी अच्छी तरह समझ लें। तो वो तो दे देते लेकिन उसको कंटिन्यू, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस पर अगर अमल नहीं करेंगे तो उनका अपना नुकसान है, क्योंकि पहले एक प्रीवियसली एक्सपीरियंस गुजर चुका है, पहले गुजर चुका है उनके साथ, एक तजुर्बा हो चुका है कि उन्होंने उसी जिंदगी जिस तरह गुजार रहे थे अगर उसी जिंदगी के ऊपर दोबारा जाके उसी तरह गुजारनी है, खाना पीना उसी तरह रखना है, अपने शुगर का ख्याल नहीं रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि अब आपको कार्डियक अटैक हो चुका है, हार्ट अटैक के बाद एक्सरसाइज डिफरेंट होगी, वो डिफरेंस होगी, उसमें उसको नीड है या नहीं है वो डॉक्टर खुद एडवाइस करेगा किस हद तक गया है, डैमेज कहाँ हुआ है, उसका हार्ट का कितना डैमेज हुआ है, तो वो डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो किस अंदाज की करनी है, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। तो अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको ये जहन में रख लेना चाहिए कि आप कभी भी उस खतरे के अंदर दोबारा आ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा उसको दावत दे रहे हैं कि आप क्योंकि ऑलरेडी आपका दिल एक कमजोर हो चुका है और जो चीज कमजोर हो चुकी होती है उसके ऊपर अटैक आसानी बार वही रिस्पेक्ट दोबारा से किया जाए, तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है इन चीजों में, चाहे आप खुराक के जरिए में करें, लाइफ स्टाइल में करें। जब तक आप ये एहतियातें नहीं करेंगे आप इसके खतरे के अंदर मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जनरल तो जैसे अब ये जो अभी चीज आप एहतियातें बता रहे हैं ये तो हार्ट अटैक के बाद है, सही है, तो हार्ट अटैक से पहले भी ये एहतियातें कर लेते हैं, शुगर लिपिड प्रोफाइल वगैरह जैसे आप बताएं। बिल्कुल, आप इन चीजों से अगर आप एहतियात करेंगे तो यकीनन आप इन चीजों से यानी कि इस मूजी तकलीफ से, जानलेवा तकलीफ से बच सकते हैं। शुगर, नमक, चर्बी, ये सब चीजों को आप किस तरह मैनेज करें? देखें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कंट्रोल करें, यानी शुगर के मरीज हैं तो उसको आप एनी हाउ कंट्रोल करें। सही। और शुगर कंट्रोल हो सकती है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं हो सकती, ये कंट्रोल की जा सकती है। सिर्फ जरूरत इस बात की होती है कि आप प्रॉपरली फॉलो कर लें डॉक्टर को, जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, और जिस तरह वो एडवाइस कर रहा है उसको फॉलो अप में उसको फीडबैक भी देते रहे, उसको बताते भी रहे कि भाई ये पोजीशन है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल और लिपिड प्रोफाइल, चर्बी वगैरह की एहतियात है। एग्जैक्टली, उसमें भी यही होता है, जो खुराक का आपको पैटर्न दिया जाता है कि आपने ये खाना खाना है, इस किस्म की चीजों से परहेज करना है, ये चीजें नहीं खानी है, एक्सरसाइज का मामूल रखना है अपना, ये क्योंकि अगर आप ये रखेंगे मामूल तो आप इन चीजों से, इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं, अदरवाइज आप खतरे में मौजूद हैं। हार्ट अटैक के दोस्तों डॉक्टर साहब ये इसके पोस्ट क्या कहते हैं इंडिकेशन भी बड़ी खतरनाक हो रही होती है, उसके बाद लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो जाती है। जी जी, आप मतलब मरीज की अपनी लाइफ नहीं, पूरे घर की, खानदान की एक लाइफ डिस्टर्ब होती है पूरी की पूरी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, ज़हनी तनाव में रहता है, फिर दूसरे मसले मसाइल भी खड़े हो जाते हैं। एक वैसे ही खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वो ठीक भी अगर हो जाता है, सही है, तब भी वो ज़हनी तनाव में इतना रहता है कि उस खुराक वो नहीं खा पाता, सही टेंशन में रहता है, पता नहीं क्या खाऊं नहीं खाऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। तो एहतियात करना चाहिए। जो एक बीमारी तो आपको ऑलरेडी हो गई है तो जहनी तनाव की ऐसे दूसरी तकलीफ ना हो जाए। सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। सेकंड हार्ट अटैक के साथ साथ आपको साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ना, इतना तनाव आपने ले लिया अपने ऊपर, स्ट्रेस ले लिया, तनाव ले, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल जो डॉक्टर आपको हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। स्पेशली खुदा ना खासा किसी मूजी मर्ज के हवाले से अगर कोई इंस्ट्रक्शन होती है उसको सीरियसली लेना चाहिए। सर, इसी हवाले से खलील भाई आपके पास है दिल मजबूत करने का कोई रूहानी या घरेलू इलाज? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की कमजोरी का घरेलू इलाज, ये
बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफीद जो है ये इलाज है। इसमें तकरीबन 6 जड़ी बूटियां जो है वो शामिल हैं। इसे समाअत फरमाएं। नंबर 1 गुले गाओ ज़बान। गुले गाओ ज़बान, इसको आप देख लें। गुले गाओ ज़बान, इसकी मिकदार इसमें जो हमने शामिल करनी है गुले गाओ ज़बान 25 ग्राम। जो भी दवाएं अर्ज की जाएंगी सबकी मिकदार जो है एक जैसी है, 25-25 ग्राम गुले गाओ ज़बान 25 ग्राम। दूसरी चीज जो इसके अंदर है छोटी इलायची, दाना इलायची, यानी ये जो इलायची आप देख रहे हैं छोटी इलायची, इसके दाने निकालकर उसकी मिकदार जो है 25 ग्राम होनी चाहिए, ना कि इलायची की। तो दाने जो है वो निकालने हैं, फिर उसको वजन करके 25 ग्राम इसमें शामिल करना है। तो तीसरी चीज जो इसके अंदर शामिल है वो है कशनीज। कशनीज कहते हैं जो धनिये के बीज होते हैं, मग्ज जो होता है इसे कहते हैं कशनीज। इसकी मिकदार भी 25 ग्राम। इसी तरह से इसके अंदर जो चौथी चीज है वो आप कुछ देर पहले भी देख चुके हैं, इसका नाम है दारचीनी। इसकी मिकदार भी 25 ग्राम। और पांचवी चीज इसके अंदर जो है ये वाइट कलर की, इसे कहा जाता है तबाशीर। तबाशीर, तो इसकी मिकदार भी इसके अंदर शामिल करनी है 25 ग्राम। आखिरी जो चीज है ये गोंद की तरह पत्थर नुमा, जैसे ये गोंद की तरह लगता है, इसका नाम है कहरबा शमी। कहरबा शमी। तो ये तमाम चीजें एक मरतबा दोबारा आप समाअत फरमा लें। नंबर 1 गुले गाओ ज़बान, नंबर 2 दाना इलायची, छोटी इलायची जो होती है इसके दाने, नंबर 3 कशनीस, और नंबर 4 जो है तबाशीर, नंबर 4 जो है दारचीनी, और नंबर 5 तबाशीर, और आखिरी जो चीज़ है कहरबा शमी। ये तमाम दवाएं आप किसी भी पंसार की दुकान से खरीद सकते हैं। फिर इसका तरीकाकार क्या है, इसको किस तरह से आपने बनाना है, ये बहुत ही दिल के लिए मुफीद और मुजर्रब जो है दवा है। तमाम अद्वियात को साफ करके बारीक पीस कर आप इसको रख लें तो ये दवा तैयार है। इसका तरीकाकार क्या है कि सुबह शाम 3-3 ग्राम पानी, 3-3 ग्राम ये दवा जो है लेकर पानी से या अर्के गुलाब से या अर्के गाओ ज़बान एक आता है, इन तीनों में से जो भी आपको मुयस्सर हो, आधा कप हो अर्के गुलाब का या पानी का या अर्के गाओ ज़बान का, तो इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको दस्तियाब हो इसे लेकर 3-3 ग्राम जो है ये सफ़ूफ जो बना लेंगे आप, इसको ताहुसूल शिफा, यानी कि आप महसूस करें अपने तबीब से कि अब आपको दवा की हाजत नहीं है तो तब तक इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके जो फ़वाइद होंगे, दिल की कमज़ोरी दूर करके क़ल्ब को तक़वियत देता है और आइंदा हार्ट अटैक से हिफाजत करता है। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला है जिसका नाम है मछली के अजाइबात। इसमें आपने मछली के हवाले से जो है वो तहरीर फरमाया है। चूँकि बाबुल मदीना में सर्दियों का मौसम है तो इस हवाले से आप फरमाते हैं कि माहिरीन का कहना है, माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है मछली ज़रूर खानी चाहिए। इस तरह दिल की बीमारी से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। फिर आप मज़ीद लिखते हैं कि एक इत्तला के मुताबिक जो है 2000 मरीज़ों पर यह तजर्बा किया गया कि जिन पर पहली बार जो है मर्ज़ का हमला हुआ, यानी जिन्हें अटैक हुआ, तो इनमें से जिन्हें हफ्ते में 2 बार मछली खाने का मशवरा दिया गया तो उनके साथ ऐसा हुआ कि आइंदा 2 साल में जो है उन्हें आर्ज़ाए कल्ब जो है, यानी दोबारा जो है दिल का अटैक नहीं हुआ। और वो मरीज़ के जिन्हें मछली खाने का मशवरा नहीं दिया गया तो आप तहरीर फरमाते हैं कि उन्हें जो है आइंदा 2 सालों में दोबारा जो है दिल के अमराज में मुब्तला होते हुए देखा गया। तो अगर मछली जो है इस्तेमाल की जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल के अमराज में ये फ़ायदा करती है। इसी तरह मछली का जो ऑयल होता है, तेल होता है, ये भी जो है दिल की शरियाने वगैरह की जो है इसमें फ़ायदा करता है, इसे खोलता है और दिल के अटैक से जो है बचाता है। सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी जो हमने डिस्कस किया है इसमें एक चीज़ हम आखिर में बताते चलें कि दिल के मरीज़ों के लिए एहतियातें क्या करनी चाहिए और उनके लिए खुराक किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए।
2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखें, बिलखुसूस जो चिकनाहट वाली चीज़ें हैं उनसे आप थोड़ा परहेज़ करें। जैसे अभी खलील भाई ने जो मछली के हवाले से बंदी फूल दिए हैं अमीर अहले सुन्नत ने, वो बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करेंगे, वो डीप फ्राई नहीं होनी चाहिए। फ्राई मछली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है कि उसमें घी और तेल शामिल होता है। इसके अलावा मछली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह आप जो है चपाती वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी इस चीज़ के अंदर। तीसरी जो चीज़ है वो एक जौ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अंदर जो है आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, इसमें विटामिन भी होते हैं, फॉलेट्स भी होते हैं, पोटेशियम, फाइबर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुन्नत नबवी भी है। तो आप इसको जौ का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें हमने बताई हैं उसका इस्तेमाल करें। दिल की बातें सुने, दिल क्या कहता है आपसे उसकी समझने की कोशिश करें, उसकी अगर कोई तकलीफ है उसको समझने की कोशिश करें। दिल का ख्याल करेंगे तो दिल आपका ख्याल करेगा। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं, वो कॉल ले लेते हैं जी। कॉल सुना दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं कुरंगी ढाई पोस्ट गार्ड से बोल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के दिल के 3 वाल्व बंद हो चुके हैं। गाड़ी वालों ने बोला है कि इनका एंजियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी कराई, उसमें पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपकी गर्दन का जो ना एक्सरा कराएं और अटैक का भी मसला हो सकता है। तो मेरे वालिद साहब को पहले जो ना लकवा हो चुका है, तो आप उनके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या करना है, हम बहुत परेशान हैं। सही, एक और कॉल दे दीजिए। शौकत अली अत्तारी कश्मीर से बात कर रहा हूँ। खलील भाई से अर्ज यही है, मेरे सीधे घुटने में तकलीफ है 4-5 साल से, तो इसके लिए रूहानी इलाज बता दें, जज़ाकल्लाह खैरा। एक और कॉल दे दीजिए। से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शकील तारी बात कर रहा हूँ जी। मेरे चेहरे पे एलर्जी बहुत है, बाजुओं पे, चेहरे के ऊपर 2-3 साल हो खत्म नहीं हो रही, एलर्जी बहुत ज्यादा है। प्लीज इसके बारे में हल्के बता दें, मेहरबानी है आप। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब ये पहले कॉलर हैं, 3 इनकी वेसल हार्ट की जो वॉल ब्लॉक एंजियोग्राफी भी हो चुकी है, इनके लिए क्या? देखिए एंजियोग्राफी हो गई है और उसके लिए जो है एक्सरे के लिए कह रहे हैं, गालिबन इनकी जो इको बोल रहा हूँ, गर्दन के लिए। स्ट्रोक तो उनको भी हो चुका है। हाँ, स्ट्रोक भी हो चुका है, तो उसका मतलब है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर मुमकिन है, डेफिनेटली हाईएस्ट मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि कोमॉर्बिड्स होंगे, डायबिटिक भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। अगर 3 वेसल डिजीज डायग्नोज किया हुआ है इनका, तो उनको फिर एंजियोग्राफी भी होगी, तो एंजियोप्लास्टी की तरफ चले जाना, बिल्कुल एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज अपने तौर पे फैसला कर लेते हैं कि नहीं ये पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो जब कोई भी प्रोसीजर डॉक्टर साहिबान कर रहे होते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं कि बेसिकली मरीज का इसमें कितना बेनिफिट होगा। अब फर्ज करें कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होता है तो वो रिस्क फैक्टर होता है या नहीं होता है। डॉक्टर जो भी प्रोसीजर करने जाएगा उससे पहले फिटनेस जरूर लेता है, ठीक है ना। अगर उसको फिटनेस दे देते हैं तब तो वो प्रोसीजर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इसमें तो एंजियोप्लास्टी की इंडिकेशन बनती है ना? जी बिल्कुल। तो एंजियोप्लास्टी की इंडिकेशन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया तो उन्हें करा लेना चाहिए। वो जाहिर है ऑब्वियसली फिटनेस कर रहे हो, फिटनेस के बाद ही फिटनेस से मशरूत होगा वो चीज। ये चेस्ट की क्या पोजीशन है इस वक्त, क्या एज है, एनेस्थीसिया वगैरह जो है वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट इनको गाइडलाइन दे रहे हैं उनको फॉलो कर। डॉक्टर साहब इसमें ये भी कर लें कि अगर उनको मुमकिन हो तो 1-2 कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन जरूर ले लें। जी बिल्कुल, सेकंड ओपिनियन जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि सेकंड ओपिनियन लेने में कोई मजायका नहीं है। बिल्कुल आप दूसरी राय भी ली जा सकती है। और डॉक्टर साहब इस तरह के मरीज बहुत होते हैं, जो बहुत तो नहीं खैर होते हैं अक्सर, कि जिनको ऑलरेडी 2 वेसल यानी 2 शरियाने 3 शरियाने ब्लॉक हुई हुई हैं, एंजियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में चल रहे होते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर इनको क्या एहतियातें करनी होंगी? देखिए इसमें बात वही है कि आपने जो कॉम्प्रोमाइज हार्ट तो आपका काम कर रहा है, जो आपकी नॉर्मल लाइफ जो आप पहले गुजार चुके हैं, पहले अगर 1 घंटा चल सकते तो आधा घंटा उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो पहले आप नॉर्मल है, क्योंकि अब आप नॉर्मल नहीं है। तो अब आप जो कंडीशन है अपने जो भी मालिज है उनसे मशवरा कर लें कि भाई ये, या जिनसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो आपको पहले ही गाइड कर देंगे कि आपने अपनी लाइफस्टाइल। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी बोल दिए, जा नहीं रहे एंजियोप्लास्टी कराने, हम ऐसे ही अभी चल रहे हैं, इनको क्या करना है?
लेकिन उनको तो एक तो एहतियातें जो हैं, कार्डियक पेशेंट तो है, उनको एहतियातें तो जो करनी है वो करनी है, ठीक है, और फौरी तौर पे उसको फैसला भी करना है, फैसला कर लेना, फैसला करना है उस पर। बात वहीं आती है कि अगर एक से नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दूसरे से राय ले लें, दूसरे से नहीं समझ में आ रहा है तीसरे से राय ले लें, फैसला जरूर करें। दिल के मामले में डॉक्टर साहब डिले नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर यह है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द मुमकिन हो सके उस पर फैसला कर लेना चाहिए ताकि इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सके। बट अनटिल जैसे टाइम अगर निकल जाता है तो फिर उसमें थोड़ी सी आजमाइश। कुछ अमूमी तौर पे ऐसा भी होता है कि कुछ के तजुर्बे में होता है कि किसी की खून की शरीयान बंद थी तो उन्होंने कोई फला इलाज किया था तो वो इलाज कर रहे हैं, को हो सकता है इनकी शरीयान दोबारा से खुल जाए। क्या ऐसा क्लिनिकली मुमकिन है? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। जैसे कंसेप्ट आपको पता होगा कि पेशेंट होते हैं कि किसी ने कोई इलाज करवाया, कुछ इलाज मशहूर होते हैं मार्केट में कि ये बंद शरीयाने खोल देते हैं। अब जिसको 2 वेसल ब्लॉक हैं और डॉक्टर ने जो प्लास्टिक रिकमेंड कर दिए, तो क्या ऐसा मुमकिन है वो कोई जिस तरह का इलाज कर रहे हैं बंद शरीयाने खोलने का, तो इससे बंद शरीयाने खुल सकती हैं, आपको एंजियोप्लास्टी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको इंतजार करना जरूरी है? प्रैक्टिकली मेरे मुशाहिदे में ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं गुजरी है, मेरे मुशाहिदे में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी है कि मैं इस पर हतमी तौर पर कोई राय दे सकूं। तो इसमें बेहतर यही कि जो एहतियात करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसको फॉलो करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा इसके अंदर। इसमें मरीज आके बता रहे होते हैं कि हमने ये किया और ऐसा हो गया, हमें यही मैं पूछना चाह रहा हूं, हमें ये फलानी जगह पे ये बताया था, फलाने कार्डियोलॉजिस्ट ने ये बताया था, उसके बाद हमने जो है खास मुरक्कब इस्तेमाल किया और हम सही हो गए। तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है या हर एक की अलग अलग इंडिकेशन होती है? जो मरीज ये बात कह रहा है इस चीज का मेडिकल कोई एविडेंस नहीं है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है वो मतलब यस, कुछ को हो सकता है कुछ चीज फायदा कर रही हो, कुछ को हो सकता है कुछ चीज फायदा ना कर रही हो जी। हर एक के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं ना जी। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज ये होती है कि पेशेंट अगर बेड बाउंड है, वो चलता फिरता नहीं है, तो उसके दिल पे इतना लोड पड़ता नहीं है। सही। वक्त के साथ साथ उसकी न्यू वेसल्स बन जाएंगी, मुमकिन है, ठीक है, न्यू वेसल्स बन जाएंगी, तो पुरानी वेसल्स जो कि बंद हो गई अब तो वो उसकी कारआमद भी नहीं रही। सही, ये भी हो सकता है। खलील भाई के पास कुछ मंदी फूल है। जोड़ों के दर्द के हवाले से सवाल किया गया था, तो इन्हें चाहिए कि जिन्हें इनके वालिद साहब या जिनका जिक्र किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 66 बार 66 बार जो है इसको पढ़ना है और पढ़कर जो है दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है इससे दर्द दूर होगा। इसी तरह से चलते फिरते या गनीजू का विर्द करते रहें। इसी तरह से एक और इस्लामी भाई की कॉल थी कि वालिद साहब को जो है दिल के हवाले से मर्ज बताया गया, तो दिल का कोई भी मर्ज हो, कोई शरियान बंद हो या दिल घबराता हो, कुछ भी हो, तो इसमें यह है कि 75 बार ला इलाहा इल्लल्लाह जो है पढ़कर जो है सीने पर दिल पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ाना ये किया जाए तो इसकी बरकत से जो है दिल का जो भी मर्ज होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर होगा। इसी तरह से मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का ये रिसाला है मछली के अजाइबात, इसमें आपने तहरीर फरमाया कि जिनके भी जो भी इस्लामी भाई ऐसे हैं कि जो खुद मरीज़ हैं या घर में उनके मरीज़ हैं कोई इस तरह के, तो उनके लिए ये बहुत काम की बात है। आप इरशाद फरमाते हैं कि आज भी जो भी इखलास के साथ इस्लाम की खिदमत की तड़प लेकर घरों से निकलते हैं, मदनी काफिले के मुसाफिर बनते हैं, तो वो महरूम नहीं रहते। आप फरमाते हैं कि इसी ज़िमन में दावत इस्लामी के मदनी काफिले की एक मदनी बहार जो है समात फरमाए। बाबुल मदीना कराची में एक इस्लामी भाई को दिल की तकलीफ हुई, डॉक्टर ने बताया कि आपकी दिल की 2 नालियां जो हैं बंद हैं, तो एंजियोग्राफी करवा लीजिए। इलाज पर हज़ारों रुपए का खर्च आता था, ये बेचारे गरीब घबराए हुए थे। एक इस्लामी भाई ने इन पर इनफिरादी कोशिश करते हुए दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में सफ़र करके वहाँ दुआ मांगने की तरगीब दिलाई। चुनाचे वो 3 दिन के मदनी काफिले के मुसाफिर बने। वापसी पर तबीयत बेहतर पाई। जब टेस्ट करवाए तो तमाम रिपोर्टें दुरुस्त थीं। डॉक्टर जो साहब थे, डॉक्टर हैरत से उछल पड़े और कहने लगे कि तुम्हारे दिल की दोनों नालियां जो बंद थी वो खुल चुकी हैं। आखिर ये कैसे हुआ? जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफ़र करके दुआ करने की बरकत से मुझे दिल के मोहलिक मर्ज से नजात मिल गई। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, दिल में गर दर्द हो, डर से रुख जर्द हो, पाओगे फरहतें काफिले में
चलो अल्लाह ताला हम सबको भी अमल की सआदत नसीब फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का मुसाफिर बनने की सआदत नसीब फरमाए और हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करने की सआदत अता फरमाए। इसी तरह हफ्तावार जो मदनी मुज़ाकरा होता है, अल्लाह ताला इसमें भी हमें शिरकत की सआदत अता फरमाए, इसमें शामिल हों, अपने मरीजों के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। चैनल के नाज़रीन, आज सिलसिला हमने किया दिल के हवाले से, दिल के हार्ट अटैक के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें इसमें यकीनन आप लोगों के कॉल्स भी आई हुई होंगी, लेकिन टाइम की मजबूरी की वजह से बहुत सी कॉलें हम नहीं ले पाते हैं, उनसे माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हम फिर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक